हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू द टॉपिक न्यूक्लियस। तो आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियस। इससे पहले अपने ने जो सेल ऑर्गेनल्स किए थे वो कौन कौन से थे? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियस टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या रीड करना है। तो इसके अंदर द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं इसे, क्रोमेटिन यानी कि क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमोसोम का रॉ मटेरियल होता है। जैसा कि हमें पता है कि क्रोमोसोम कैसे होते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले ही क्रोमोसोम इस तरीके में नहीं पाए जाते, बल्कि क्या होता है कि ये थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं। इनको बोलते हैं क्रोमेटिन यानी रॉ मटेरियल। और ये जो क्रोमेटिन होते हैं वही धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमेटिन के बारे में रीड करेंगे और न्यूक्लियोलस के बारे में रीड करेंगे। तो ये थे इसके सब पॉइंट न्यूक्लियस के जी। अब सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी यानी न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियस है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने देखें, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। अब इन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियस का मटेरियल है उसको किससे स्टेन किया जाता है, तो वो होती है बेसिक डाई। अब बेसिक डाई ही क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। अब यानी डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म देखो क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी एसिड प्रेजेंट है तो वो उससे अपोजिट कैरेक्टर होगा जो, यानी बेसिक के थ्रू ही क्या होगा? अट्रैक्ट होता है। तो ये बेसिक डाई से ही इसको स्टेन किया जाता है। और द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई वॉज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। और जो ये मटेरियल था जिसको बेसिक डाई से स्टेन किया गया था, उस मटेरियल को नाम दिया था क्रोमेटिन। और ये किसने बताया था? फ्लेमिंग ने बताया था। कि फ्लेमिंग ने बताया कि जिस मटेरियल को बेसिक डाई से स्टेन किया जा रहा है वो क्रोमेटिन है, या फिर क्रोमेटिन ही वही मटेरियल है जो कि बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है। फिर उसके बाद में, अब क्रोमेटिन तो आपको पता ही होगा, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि क्रोमेटिन वो होते हैं जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी क्रोमोसोम को किससे स्टेन किया जाता है? बेसिक डाई के थ्रू। फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉर्मली अ सेल हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस। ज़्यादातर जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या है कि सिंगल वन न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ एक सेल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उन सेल को सिंसाइशियम सेल्स कहते हैं। और कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं, सम मिच्योर सेल्स लैक द न्यूक्लियस, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता? वो है मैमेलियन आरबीसी, यानी ह्यूमंस के अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? तो एब्सेंट होता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। और उसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सीव ट्यूब सेल्स। अब ये सीव ट्यूब सेल्स क्या होती हैं? जैसा कि आपने नाम सुना होगा छन्नी का, ये छानने का काम करती हैं सीव ट्यूब सेल्स। अब ये सीव ट्यूब सेल्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं? ये प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम, दो वेस्कुलर टिश्यू हैं, उनमें से जो फ्लोएम होता है उसके अंदर ये सीव ट्यूब है वो प्रेजेंट होती है। और ये फ्लोएम क्या काम करता है? ये फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है अदर ऑर्गन्स तक। अब ये फ्लोएम से अपने को कैसे याद रहेगा कि दो होते हैं, जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और जो फ्लोएम है वो फूड का। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। इस तरीके से अपना ट्रिक बना के इसको याद भी कर सकते हैं कि जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और इसी के अंदर ये सीव ट्यूब सेल्स होती हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद में हमने 4 पॉइंट देखे थे कि न्यूक्लियस के अंदर हम क्या क्या रीड करने वाले हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर सबसे पहले अपने पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर एनवेलप।
तो न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, यानी कि डबल लेयर्ड कैसे होगी? अब आपको जैसे इसके अंदर दिखाती हूँ, इसका डायग्राम दिखाती हूँ, एक मिनट वेट। अब जैसे यहाँ पर देखो आप, इस वाले डायग्राम के अंदर, इस वाले डायग्राम में आपको ये न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, जो मैं ये रेड पेन से बना रही हूँ इस तरीके से, ये और ये क्या है? अब डबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है विद द स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब जो ये मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या, अब ये देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवेलप दिया हुआ है, ये सिंगल, ये एक मेम्ब्रेन और ये वाली दूसरी मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गई। तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और इसके बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा होगा, वेट ये ग्रीन कलर से बनाती हूँ, इसके बीच में जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, इसको बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो आपको बीच में ये ग्रीन कलर का स्पेस दिखाई दे रहा है दोनों रेड लाइन के बीच में, वो है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये कितना हो सकता है? 10 to 50 नैनोमीटर हो सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं, इट इज़ अ बैरियर बिटवीन द मटीरियल इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये क्या काम करता है? एक बैरियर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये एक सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली, ये जो रेड रेड बना रही हूँ अभी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। और ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है? एक बैरियर का काम करती है कि मटेरियल को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में अपन रोकती है, कि जो मटेरियल चाहिए सिर्फ उसी को ट्रांसपोर्टेशन करेगी, बाकी को नहीं करेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इसकी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, अब आप जैसे ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये वाली, ये क्या होती है? ये किसके साथ कंटिन्यू हो जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और ये क्या बियर करती है? इट ऑल्सो बियर्स द राइबोसोम ऑन इट। अब आपको ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, कणिकाएँ दिखाई दे रही होंगी रेड कलर की, ठीक है। ये क्या है? राइबोसोम है। अब इसके ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये थी इसका थर्ड पॉइंट, कि आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कंटिन्यूस होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये क्या बियर करते हैं? ये राइबोसोम बियर करके रखते हैं, यानी इनके ऊपर, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराया था, उसके अंदर क्लियरली आपको बताया है कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और उसका क्या फंक्शन होता है वो आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हो। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप हैज़ माइन्यूट पोर्स। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये जो इसका न्यूक्लियर एनवेलप है, ये इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अलग से एक न्यूक्लियस बना के दिखाती हूँ। ये मान लो कि नहीं, ये नहीं, जस्ट वेट, हाँ। अब देखो इस तरीके से ये बना लिया न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इस तरीके से अपनों ने डबल मेम्ब्रेन लेयर बना ली, ये यहाँ पे इस तरीके से। अब इन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इट हैज़ माइन्यूट पोर्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। अब ये डबल मेम्ब्रेन है ना, अब इसमें क्या होता है, कहीं कहीं कोई स्पेस के ऊपर क्या होता है कि इसकी मेम्ब्रेन है ना, वो आपस में फ्यूज़ हो जाती है और छोटे छोटे पोर्स बना लेती है। अब ये आपको पोर दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि ये मेम्ब्रेन है वो आपस में कहीं से जुड़ जाएगी और फिर एक पोर बना लेगी, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ती जाती हैं और पोर्स बनाती जाती हैं। और ये क्या काम होता है इन पोर्स का, वो भी अपने देखते हैं। दीज आर द पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सेल है, न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर ये वाला साइटोप्लाज्म वाला एरिया हो गया। ये साइटोप्लाज्म में से अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से बाहर, अब आपको पता है
अभी पता नहीं है, लेकिन अपने जब न्यूक्लियोलस आगे पॉइंट करने वाले हैं, जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये आरएनए बनाता है, आरएनए। तो जो आरएनए बनेगा ना इसके अंदर, उसको ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफ़र करता है। अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई तो जगह चाहिए होगी ना, तो उसको भेजता कैसे है, ये इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही साइटोप्लाज्म के अंदर भेजता है आरएनए को। तो ये होता है इस न्यूक्लियर पोर का काम, कि वो प्रोटीन और आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसफ़र करता है। फिर इसके बाद में ये तो था न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं क्रोमेटिन, यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमेटिन, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। अब इसका क्या मतलब है कि जो ये क्रोमेटिन क्या होता है, ये न्यूक्लियो का मतलब होता है डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। और प्रोटीन, यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इसका क्या होएगा, एक नेटवर्क होता है। तो उसको बोलते हैं, यानी इस क्रोमेटिन के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होंगी, क्या क्या, डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, यानी इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इट कंटेन्स, अब देखो जैसे इसमें बताया है कि इट कंटेन्स डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। अब इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ना, वो भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि इट कंटेन्स, यानी क्रोमेटिन क्या कंटेन करता है, डीएनए कंटेन करता है और बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। जैसा कि मैंने बताया कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आप याद रखो न्यूक्लियो का क्या मतलब है। न्यूक्लियो का मतलब है कि आरएनए और डीएनए, यानी डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। प्रोटीन में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो एक तरीके से क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर भी कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन्स कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमेटिन होती है वो आगे कंडेंस होके ही क्रोमोसोम बनाती है। क्रोमेटिन कैसी थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी। ये जब कंडेंस हो जाती है तो इस तरीके से कंडेंस होके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये था आपका क्रोमेटिन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं न्यूक्लियोलस। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, अब 1 और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडीज़, यानी कि ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, यानी कि इसके चारों तरफ किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये शेप में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इसका मतलब 1 और मोर, यानी एक से ज़्यादा नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी होती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपने देखें, इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस है ये किसके साथ कंटिन्यू होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये सारा इसके चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ इसका न्यूक्लियस ही, न्यूक्लियोप्लाज्म ही तो है। तो ये किसके साथ कंटिन्यू होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। इट इज़ ए साइट फॉर द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यानी ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए बनाता है ये होता है न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस दैट इट विल मेक द राइबोसोमल आरएनए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो अपने करने वाले हैं वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होते हैं, अ ह्यूमन सेल हैज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग डीएनए, यानी कि एक ह्यूमन सेल होती है जो, उसके अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है।
विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन की सेल होती है, अब इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर अपने को पता है कि डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसमें से जो 2 मीटर डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए की लेंथ बताई हुई है कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है 2 मीटर, वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इस क्रोमोसोम के ऊपर। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। पूरी स्ट्रक्चर किसकी है? क्रोमोसोम की। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर ही ये जो डीएनए है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये है इस पॉइंट का मतलब। फिर उसके बाद में अब क्रोमोसोम नंबर तो सभी को पता ही होंगे कि 46 होते हैं, या फिर पेयर में गिनेंगे तो 23 पेयर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपने देखें, एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज सेंट्रोमियर, यानी हर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। देखो, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर इस तरीके से सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? वैसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। फिर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर इज प्रेजेंट। अब इन्होंने कहा है कि इसके साइडों में क्या है कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। अब ये कैसे दिखाई देती है स्ट्रक्चर? अच्छे से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें आपको सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये क्रोमोसोम है जो क्या है कि किससे कनेक्टेड है? ये अगर, हाँ, ये जो आपको ये बॉल दिखाई दे रही है बीच वाली, सेंटर वाली, वैसे तो इसमें ये वैसे ही दिखाई दे रहा है अच्छे से कि रेड बॉल दिखाई दे रही है, वो क्या है? वो तो है सेंट्रोमियर। और जो ये येलो वाला डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसकी साइड में, दोनों साइड, वो है काइनेटोकोर। ओके, तो ये है जो कि क्रोमेटिड्स। अब जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये आर्म्स दी हुई हैं जो इसकी, ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको, इसकी पर आर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। और ये क्रोमेटिड आपस में किससे जुड़ी हुई होती है? ये सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई होती है। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ साइड में काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस पूरी स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंट्रोमियर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, और इसमें क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, और इस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने करने वाले हैं वो है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स, यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। उनके क्या क्या नाम है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो अब सबसे पहले अपने देखते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं। मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जब सेंट्रोमियर मिडल पोजीशन में होता है, और इसी के साथ में क्या है? मिडल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और इसकी जो आर्म्स होती हैं वो दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी, ठीक है। क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं वो दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये है मेटासेंट्रिक पोजीशन, ये है सब मेटासेंट्रिक, ये है एक्रोसेंट्रिक, और ये है टीलोसेंट्रिक पोजीशन। तो जैसा मेटासेंट्रिक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेंट्रोमियर है वो सेंटर में है, फिर इससे जो आर्म्स निकल रही हैं वो क्या है? सेम साइज़ की हैं, इक्वल हैं। तो ये कंडीशन होती है मेटासेंट्रिक कंडीशन। और इसके साथ साथ में जब अपने एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को रीड करते हैं तो उसके ऊपर अपनों प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो पढ़ा था, ये वाला होता है जो बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये लिखा हुआ है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके ऊपर क्या होता है कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है कि जो अपर आर्म्स होती हैं इसके क्रोमेटिड होते हैं, उसके ऊपर सैटेलाइट्स लगे होते हैं। ये सैटेलाइट और जो क्रोमेटिड के बीच की जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई
क्रोमोसोम की। तो ये होती है मेटासेंट्रिक पोजीशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर इज नियर टू वन एंड फॉर्मिंग द शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, यानी कि इसके अंदर जो ये है ये सब मेटासेंट्रिक है, ये वाली कंडीशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने क्या लिख लेंगे, SMC। इसकी एक आर्म शॉर्ट होगी और जो दूसरी आर्म होगी वो लॉन्गर होगी ऊपर वाली से, तो ये सब मेटासेंट्रिक कंडीशन आ जाएगी। फिर उसके बाद में अपने एक्रोसेंट्रिक कंडीशन देखते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर क्या आता है, सेंट्रोमियर इज क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, यानी कि एक आर्म तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी और जो दूसरी आर्म होगी वो उससे लंबी होगी, मतलब कि सब मेटासेंट्रिक वाली आर्म से भी छोटी होती है इसकी आर्म। फिर उसके बाद में एक्रोसेंट्रिक के बाद अपने पढ़ेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या कहा है, टर्मिनल सेंट्रोमियर, यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे, यानी पोजीशन पे होता है कि ऊपर वाली आर्म नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल होना ना होना एक बराबर है, कि उसका जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो सेंट्रोमियर ही होता है। ये होती है एक्रोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक पोजीशन। अब इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट ए कॉन्स्टेंट लोकेशन, इट इज़ कॉल्ड द सैटेलाइट। कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, वो ऐसी पोजीशन पे होता है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये जैसा कि मैंने आपको इस मेटासेंट्रिक के अंदर बताया था कि यहाँ पर है, ये वाली जो पोजीशन थी इसकी, ये थी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब आपको अच्छे से अगर देखना है तो आप देख सकते हो कि ये वाली पोजीशन है इसकी, जो कौन से वाली, ये जो ग्रीन लाइन से आपको दिखा रही हूँ, ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जो कि सैटेलाइट और जो क्रोमेटिड के बीच के जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो ये था क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो आज का लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।